सोचिए कि इतिहास पढ़ना असल में एक जासूसी का काम है। इतिहासकार एक तरह से डिटेक्टिव ही तो हैं। वो बिखरे हुए सुरागों को जोड़ते हैं ताकि अतीत की एक पूरी कहानी बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। तो हमारी जासूसी की केस फाइल में पहला सुराग क्या है? ये दो नक्शे। दोनों भारतीय उपमहाद्वीप के ही हैं, लेकिन इन्हें बनाने में लगभग 600 साल का फासला है। और एक नज़र में ही देखिए कितना जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक ही जगह के दो मैप इतने अलग अलग कैसे हो सकते हैं? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन नक्शों की ही गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ जमीन के चित्र नहीं है, नहीं, ये अपने जमाने की पूरी कहानी सुनाते हैं। देखते हैं क्या राज खोलते हैं ये। अब जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इन दोनों नक्शों का पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया। 1154 वाले मैप में दक्षिण भारत ऊपर है, मतलब जहां आज हम नॉर्थ इंडिया देखते हैं वहां साउथ इंडिया है। श्रीलंका भी टॉप पर है, कमाल है ना। और फिर आता है 1720 का फ्रेंच मैप, जो हमें थोड़ा जाना पहचाना सा लगता है। इसके किनारे मतलब तटीय इलाके बहुत डिटेल में है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन नाविकों को ट्रेड के लिए इन्हीं रास्तों की जरूरत थी। तो इससे क्या पता चलता है कि मैप्स सिर्फ ज्योग्राफी नहीं दिखाते, वो ये भी दिखाते हैं कि उसे बनाने वाले की जरूरत क्या थी और वो दुनिया को कैसे देखता था। तो नक्शों की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं अपने अगले सुराग की तरफ, और ये सुराग छिपा है शब्दों में। जी हां, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े राज शब्दों के बदलते मतलब में दफन होते हैं। जैसे हिंदुस्तान शब्द को ही लेते हैं। 13वीं सदी में जब एक इतिहासकार ने यह शब्द इस्तेमाल किया तो उसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका, बस एक पॉलिटिकल बाउंड्री। लेकिन 16वीं सदी में जब बाबर ने हिंदुस्तान कहा तो उसका मतलब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के भूगोल, यहाँ के जानवरों, यहाँ के कल्चर से था, मतलब एक ज्योग्राफिकल पहचान। और आज तो हम इसे एक देश भारत के नाम से जानते हैं। देखा, एक ही शब्द, लेकिन जैसे जैसे वक्त और सियासत बदली उसके मायने भी पूरी तरह बदल गए। एक और उदाहरण देखते हैं, बहुत ही आम सा शब्द है विदेशी। आज हमारे लिए विदेशी का मतलब क्या है? कोई जो भारत का नागरिक ना हो, सिंपल। पर तब मतलब मध्ययुग में इसका मतलब कुछ और ही था। विदेशी वो कोई भी इंसान था जो उस गांव या समाज का हिस्सा नहीं था। मतलब शहर में रहने वाला कोई आदमी अगर जंगल में रहने वाले किसी से मिले तो वो उसके लिए परदेसी अजनबी है, भले ही दोनों एक ही राज्य के क्यों ना हो। सोचिए समाज की परिभाषा ही कितनी अलग थी। अब जरा उस जमाने में चलते हैं जब कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई जेरोक्स मशीन नहीं थी। तब जानकारी को, ज्ञान को सहेजने का सिर्फ एक ही तरीका था, हाथ से लिखना। उस दौर में हर किताब, हर दस्तावेज को हाथ से कॉपी किया जाता था, जैसा कि ये स्क्राइब यानी लिपिक यहां कर रहा है। जरा सोच कर देखिए, एक एक शब्द, पूरी पूरी किताब स्याही और कलम से लिखना और कोशिश करना कि कोई गलती ना हो, कितना मुश्किल और पेशेंस वाला काम रहा होगा। और बस इसी प्रोसेस ने इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। और वो मुश्किल क्या थी, चलिए समझते हैं। मान लीजिए एक स्क्राइब कॉपी करते करते एक शब्द भूल गया, या उसने गलती से कुछ और लिख दिया, छोटी सी गलती। अब कुछ साल बाद एक दूसरे स्क्राइब ने उसी गलत कॉपी को उठाया और उसे कॉपी किया। हो सकता है उसने भी एक आध नई गलती कर दी हो, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा। कॉपी की कॉपी, उसकी कॉपी, और नतीजा आज जो टेक्स्ट हमारे पास है वो शायद असली वाले से काफी अलग हो चुका है। परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी, जरा इन लिखावटों को देखिए। दो अलग अलग स्टाइल्स हैं। एक तरफ है नस्तालिक स्क्रिप्ट जो एकदम साफ सुथरी है, पढ़ने में आसान है। दूसरी तरफ है शिकस्ता स्क्रिप्ट जो बहुत घनी और मुश्किल है। अब जरा सोचिए, इतिहासकारों को इन सभी अलग अलग लिखावटों को पढ़ने और समझने में एक्सपर्ट होना पड़ता है, तब जाकर वो सदियों पुराने पन्नों में छिपे सच को बाहर निकाल पाते हैं। तो हमने नक्शे देखे, शब्द समझे और लिखने की मुश्किलों को भी जाना। अब अपनी जांच को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि 700 से 1750 के बीच वो कौन से बड़े बदलाव थे जिन्होंने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। इस दौर में कुछ नई टेक्नोलॉजीज आए और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जैसे कि सिंचाई के लिए ये पोर्शन व्हील, जिसे हम राहट भी कहते हैं, ये एक गेम चेंजर था सच में। इसकी वजह से किसान कुओं से बहुत ज्यादा पानी, और वो भी आसानी से निकाल सकते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां पानी कम था वहां भी खेती होने लगी, खाने का प्रोडक्शन बढ़ा और लोगों की जिंदगी बेहतर हुई। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं,
खाने की टेबल पर भी क्रांति आ गई थी। आज हम जो आलू, मक्का, मिर्च बड़े मज़े से खाते हैं, या फिर हमारी सुबह की चाय और कॉफ़ी, ये सब चीज़ें इसी दौर में बाहर से यहाँ आईं। ज़रा एक पल को सोचिए, मिर्च के बिना हमारा खाना कैसा होता? ये दौर मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी का दौर था। लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, और इसी दौरान समाज में एक नया और बहुत पावरफुल ग्रुप सामने आया, राजपूत। ये नाम राजपुत्र से आया है, मतलब राजा का बेटा। लेकिन इसमें सिर्फ राजा या राजकुमार ही नहीं, बल्कि वो सभी सैनिक और सेनापति भी शामिल थे जो अपनी बहादुरी और वफादारी के लिए जाने जाते थे। अब इन सब बदलावों का समाज पर भी गहरा असर पड़ा। समाज और कॉम्प्लेक्स हो गया। खेतीबाड़ी के लिए जंगल साफ किए गए तो बहुत से लोगों को अपनी जगह बदलनी पड़ी। धीरे धीरे समाज जातियों में बंटने लगा। मतलब लोगों के काम और उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनके ग्रुप बन गए, और हर ग्रुप के अपने नियम कानून होते थे। तो अब तक हमने कई छोटे छोटे सुराग देख लिए। अब वक्त है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने का और एक बड़ी पिक्चर देखने का। चलिए समझते हैं कि उस दौर में राजनीति और धर्म में क्या बड़े बदलाव आ रहे थे। इस 1000 साल के लंबे पीरियड में हमने कई बड़ी बड़ी सल्तनतों और साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा। जैसे दक्षिण में चोल थे जो अपनी जबरदस्त नेवी के लिए मशहूर थे। फिर आए खिलजी और तुगलक जिन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन से इतिहास का रुख मोड़ा। और मुगल, उनकी कला और आर्किटेक्चर का तो आज भी कोई जवाब नहीं। इन सभी साम्राज्यों ने अलग अलग हिस्सों को एक साथ लाके यहाँ के कल्चर पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। धर्म के मामले में भी बहुत कुछ बदल रहा था। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। राजा महाराजा अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनवाने लगे। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था भक्ति का आइडिया। भक्ति का सीधा सा मतलब था भगवान के साथ एक पर्सनल कनेक्शन, एक सीधा रिश्ता जिसके लिए किसी पुजारी या महंगे रिचुअल्स की जरूरत नहीं थी। इस एक आइडिया ने धर्म को हर इंसान तक पहुंचा दिया। और इसी दौर में यहां नए धर्म भी आए। 7वीं सदी के आसपास अरब से आने वाले व्यापारी अपने साथ इस्लाम और पवित्र कुरान की तालीम लेकर आए, और धीरे धीरे इस्लाम भी यहाँ के कल्चर का एक जरूरी हिस्सा बन गया। इससे इस पूरे रीजन का धार्मिक लैंडस्केप और भी ज्यादा डाइवर्स और भी ज्यादा रंग बिरंगा हो गया। तो हमारी इस पूरी जासूसी का, इस पड़ताल का वर्डिक्ट क्या है, फैसला क्या है? सच कहूं तो इसका कोई एक फाइनल जवाब नहीं है, बल्कि हमें ये समझ आया है कि इतिहास को पढ़ने का, अतीत को समझने का असली मतलब क्या है। और वो मतलब ये है कि हिस्ट्री सिर्फ कुछ तारीखों और घटनाओं की लिस्ट नहीं है। ये एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, एक लगातार चलने वाली खोज। और जैसे जैसे हमें नए सुराग मिलते हैं, नए सबूत मिलते हैं, वैसे वैसे अतीत को लेकर हमारी समझ भी बदलती रहती है। और यहीं पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, आज से 1000 साल बाद जो इतिहासकार होंगे वो हमारे छोड़े हुए सुरागों को कैसे पढ़ेंगे? हमारे ये डिजिटल फुटप्रिंट्स, हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, ये सारा डेटा, वो इसका क्या मतलब निकालेंगे? शायद वो भी हमारी ही तरह एक डिटेक्टिव बनकर हमारे आज के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतिहास की कहानी कभी खत्म नहीं होती।